यहाँ पर हम देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में, जो गैसों पे ऊष्मागत की प्रक्रम होता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो कई प्रोसेस हैं और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 3 भी है और इसका पार्ट फर्स्ट आज हम आपको बताएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये भी बता देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, यानी चैप्टर नंबर 3 से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे या आपका पूरा सिलेबस क्या है चैप्टर नंबर 3 का। तो देखिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन गैसेस में आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। सबसे पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसका आपका पूरा डेरिवेशन करना रहेगा, जिसमें आपका आएगा वर्क डन चाहिए, उसमें इंटरनल एनर्जी चाहिए, हीट ट्रांसफर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और पीवी जो रेशियो होता है उसमें संबंध आपको बताना पड़ेगा, एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आएगा और एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आएगा, तो इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपका आगे आएगा आइसोबेरिक आता है जो सेकंड नंबर, तो इसमें भी पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और डायग्राम सहित आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपका और आगे भी है जिसमें आपका आइसोथर्मल आ जाएगा। उसके बाद हाइपरबोलिक आएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आएगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस आएगा। तो इन सब का पूरा आपको बताना पड़ेगा क्या क्या वर्क डन चाहिए, पीवी में संबंध चाहिए, और इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पूरा डायग्राम सहित आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे केवल किसके बारे में, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसको आप लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कुछ साइकिल होती हैं, और पथ होता है, थर्मोडायनामिक पथ क्या होता है, और फ्लो प्रोसेस क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, जिस वीडियो में हमने आपको बताया है उस वीडियो का जो लिंक है उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पे आपको हमने बताया था जैसे कि कुछ इंट्रोडक्शन आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन गैसेस जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो थर्मोडायनामिक पथ होता है, यानी जो थर्मोडायनामिक पथ होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो थर्मोडायनामिक पथ क्या होता है ये सब हमने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक एकदम डायग्राम बनाकर बताया है। तो आप लोग ऐसा करिएगा, उस वीडियो का जो जिसमें हमने पढ़ाया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन थोड़ा यहीं पर समझ लेते हैं थर्मोडायनामिक पथ क्या होता है। मतलब बस थोड़ा समझाएंगे क्योंकि उसको हमने विस्तार से आपको पहले ही बता दिया। तो होता क्या है थोड़ा जान लीजिए। जो थर्मोडायनामिक पथ होता है, जैसे कोई सिस्टम है, वह अपने एक थर्मा इक्विलिब्रियम स्थिति यानी साम्यावस्था से जब वह दूसरी साम्यावस्था में जाता है तो वह किसी मार्ग का अनुसरण करता होगा। जैसे कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से या चलना आपका स्टार्ट किया है, तो कहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए चलते 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 ऐसे यहाँ तक पहुँचा, 1 से 2 तक पहुँच गया। फिर मान लीजिए रिटर्न ले रहा है, फिर दूसरे दूसरे रास्ते से आ रहा है, तो यह हो गया। फिर यहाँ से 1 से 2, 2 से 1 आ गया। तो यह आपका एक पथ हो गया। क्या हो गया? थर्मोडायनामिक पथ हो गया। जैसे आप ही अपने कॉलेज तक जाते हैं, फिर कॉलेज से फिर किसी दूसरे रास्ते से आते हैं, तो आप जितना मतलब एक रास्ते से गए फिर दूसरे रास्ते से आए, तो आपने जितना भी दूरी तय किया वो आपका एक पथ या मार्ग हो गया, रास्ता हो गया। उसी प्रकार कुछ इसमें भी है। तो सब हमने आपको बहुत विस्तार से पढ़ा दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक अभी हम आपको दे देते हैं। और अभी तक अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितना भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है अगर नहीं देखा है आपने, तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, थर्मल इंजीनियरिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं सब। ओके। उसके बाद इसमें आपका सेकंड आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्या आता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस आता है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक वह प्रोसेस होता है कि जिस पथ का हम अनुसरण करते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंचते हैं वही होता है आपका, क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, या जैसे आप लोग साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया है, वीडियो का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम देखेंगे फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, यहीं से आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है,
बस ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अभी प्रोसेसेस आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इन सबको जान लेते हैं, फ्लो प्रोसेस क्या होता है, नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, फ्लो प्रोसेस का मतलब प्रवाह प्रक्रम, हिंदी है प्रवाह प्रक्रम। तो ये क्या होता है, ये देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या, मान लीजिए यह एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या आपका मास यानी द्रव्यमान होता है, हीट मास हो गया, हीट हो गया, या जो वर्क होता है, वर्क डन जो होता है, वह तीनों जो होता है परिसीमा के आर पार आ जा सके। परिसीमा क्या होता है, बाउंड्री के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो आप लोग शुरू का अगर नहीं पढ़ेंगे, यानी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसमें अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे कि सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि परिसीमा यानी बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। अगर ये सब नहीं जानेंगे तो आप लोगों को एक भी प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाइएगा, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, थर्मल इंजीनियरिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर हमने आपको सभी डायग्राम के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हमने आपको पढ़ाया है कि प्रोसेस क्या हो जाता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है। और हाँ, ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में पूछे भी जाते हैं। क्या देगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, लिख देगा बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो सबका आपको फिगर सहित बताना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि बस छोटा सा बना दें, हाँ बाउंड्री हो गया बना दें, बाउंड्री के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे, सीधे लिख देंगे बाउंड्री क्या होती है। आप लोग लिख देंगे वह रेखा जो सिस्टम के किसी एक निश्चित एरिया को या क्षेत्र को चिन्हित करे या प्रदर्शित करे, वो बाउंड्री होगी। तो इस पे आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाला है, मिलने का तब जब आप लोग पूरा डायग्राम सहित बनाएंगे कि आपका सिस्टम है, इसके बाहर आपका ये सराउंडिंग है, फिर इसके टोटल बाहर यूनिवर्स है। तो सब कुछ उसमें आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। एक लाइन लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो उन सबको बाद में देख लीजिएगा, हमने बता दिया ना, प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे तो सब वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। बात करने में हमें यहाँ पर फ्लो प्रोसेस के बारे में, तो फ्लो प्रोसेस क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। फ्लो प्रोसेस हमने क्या बताया, ऐसा प्रोसेस होता है फ्लो प्रोसेस जिसमें द्रव्यमान यानी मास हो गया, उष्मा यानी हीट हो गया, और वर्क जो होता है वह तीनों सिस्टम के बाउंड्री के आर पार आ सके। ठीक, आ या जा सकें। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई क्या है, यह आपका कोई यस यानी सिस्टम है। तो इसमें क्या है, इसका जो मास है, इसका कुछ ना कुछ मास है। तो मान लीजिए जो यम हो गया, मास यम हो गया। हीट है मान लीजिए, उसको कुछ भी मान लीजिए, या वर्कडन है। तो ये क्या है, यह बाहर भी जा सके, और बाहर का जो मास है वो अंदर भी आ सके, इसके बाहर की जो हीट है वह भी अंदर भी आ सके। ठीक, क्यों जो है यानी उष्मा जो है वह अंदर भी आ सके। और क्या होता है, वर्कडन जो है वह बाहर भी जा सके इसका अंदर, और बाहर से अंदर भी आ सके। तो ये जो है यह आपका फ्लो प्रोसेस होगा। तो फ्लो प्रोसेस आपको समझ में आया। फ्लो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका मास, एनर्जी, हीट या जो आपका वर्कडन है, वह तीनों जो है सिस्टम के बाउंड्री, बाउंड्री क्या है, यही तो आपकी बाउंड्री है, यही जो आपकी मतलब एक लाइन है, यही तो बाउंड्री है। इस बाउंड्री के आर पार आ भी सकें और जा भी सकें। ओके, तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, इसके लिए हमने आपको 3 प्रोसेस के बारे में बताया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सब आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक डायग्राम बनाकर आप लोग को हमने समझाया है। आगे आते हैं अप्रवाह प्रक्रम यानी नॉन फ्लो प्रोसेस। तो नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है, इसको बताते हैं। तो ये एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें जो एनर्जी होती है वही सिस्टम के बाउंड्री के बाहर जा भी सकती है और बाहर से आ भी सकती है। जैसे कि मान लीजिए यह कोई आपका क्या है, यह कोई आपका एक सिस्टम है, यह कोई आपका क्या है, यह आपका एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी एनर्जी होती है, इसमें जो आपकी एनर्जी होती है, जो एनर्जी है वही केवल इस बाउंड्री के, जो यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है, जो ये बाउंड्री बनाई गई है, एनर्जी ही इस बाउंड्री के बाहर जा भी सकती है, और यहाँ से यह अंदर भी आ भी सकती है। इसमें मास न तो बाहर जाएगा ना तो अंदर आएगा। ओके, और जो वर्क डन है वो भी, जो वर्क मिल रहा है वो भी बाहर अंदर नहीं हो पाएगा, बस केवल इसमें एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो हमने आपको ओपन के बारे में बताया है, क्लोज बताया, आइसोलेटेड, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यह सब जो प्रोसेस हैं उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। ओके, और चलिए अब हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं।
अब चलिए हम प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए आपका टोटल इसमें 5 या 6 प्रोसेस हैं। 5 या 6 या 7 जो भी है प्रोसेस, तो प्रोसेस के बारे में हम आपको जैसे हम आगे पढ़ाते चलेंगे तो सब प्रोसेस आपको हम बताते हुए चलेंगे, पूरा उसका डेरिवेशन भी आपको हम बताते हुए चलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस जो आपका आता है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं या वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको क्या पता चल गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब इसमें जो वॉल्यूम रहेगा यानी जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, इसमें जो आपका आयतन रहेगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस प्रकार के प्रोसेस में आपका ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में या आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आपका वॉल्यूम रहता है यानी जो आपका कैपिटल वी जिसे आप लोग आयतन बोलते हैं, इसका हिंदी सुन लीजिए, स्थिर आयतन प्रक्रम होता है या सम आयतनिक प्रक्रम। तो इस प्रोसेस में आपका वॉल्यूम स्थिर रहता है और उसको अगर हम हीट दे रहे हैं, हीट जब दे रहे हैं तो उसका प्रेशर और जो टेम्परेचर है उसमें आपकी वृद्धि होगी। इस प्रक्रम में जो सिस्टम होता है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए यह कोई आपका कोई बंद पात्र है, बंद पात्र नहीं कुछ भी मान लीजिए, मतलब ओपन ही है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वह क्या है आपका स्थिर है, इसका जो वॉल्यूम है वह आपका स्थिर है। और यहीं पे हम इसको नीचे से आग दे रहे हैं यानी हीट इसको दे रहे हैं, यानी इसको यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसको हम नीचे से हीट दे रहे हैं। मान लिया इसका वॉल्यूम भी है जो कि इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है, और इसका टेम्परेचर मान लिया हमने टी है, और इसका जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर प्रेशर मान लीजिए इसका पी है। ठीक, तो जब हीट दे रहे हैं वॉल्यूम इसका स्थिर है, तो हीट दे रहे हैं तो देखिए मान लीजिए पहले कुछ गर्म रहा होगा, तो जब हीट दिए हैं तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा, प्रेशर भी इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, तो अभी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से ही सुन लीजिए। कोई वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, ओके, इसका वॉल्यूम जो है वह आपका कांस्टेंट है, इसको हमने हीट दिया है, जब हीट दिया है तो इसका प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ है, उसी के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी कुछ न कुछ इंक्रीज जरूर होगा। आप ही लोग कुछ करते हैं, मान लीजिए थाली है या आपका कुकर ही है, उसको आप लोग बंद कर देते हैं, आयतन तो उसका वही रहेगा, बंद रहेगा, लेकिन जब उसको हीट देते हैं, आप गैस चालू कर देते हैं अपना, तो क्या होता है उसमें टेम्परेचर जो है उसका कुछ हीट होने लगता है, टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है और उसके प्रेशर में भी वृद्धि होने लगती है। ओके, तो इसका भी डायग्राम हम बताएंगे, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बनाना रहेगा। ध्यान से देखिए, ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम, एंड ये है आपका टीएस डायग्राम। ये है आपका पीवी डायग्राम और ये है आपका टीएस डायग्राम। ओके, तो देखिए जो 1 से 2 आपका दिखाया गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो 1 से 2, 1 से आपका यहाँ 2 दिखाया गया है, ये क्या है, और यहाँ देखिए ये v है और ये p है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। तो देखिए जब किसी को हमें कांस्टेंट करना है तो सीधी लाइन बनाना पड़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम वाली लाइन कौन सी है, वॉल्यूम वाली लाइन आपकी कौन सी है, जो यहाँ आपकी नीचे है। ठीक, तो हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, तो वॉल्यूम को यहाँ पर देखिए कांस्टेंट करने के लिए सीधी लाइन आपको हमने बना दिया। ये सब तो हमने आपको पढ़ाया था जब हमने आपको साइकिल पढ़ाया था, प्रोसेस बताया था, तो इसमें आपको ये सब हमने बताया था। और वहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने थर्मोडायनेमिक पथ नहीं पढ़ा, प्रोसेस नहीं पढ़ा, तो जो चैप्टर नंबर 3 है आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम वॉल्यूम को कर रहे हैं कांस्टेंट, तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं तो जो v है उसके लंबवत आपको एक सीधी लाइन मिलती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस पी के यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी। तो देखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1 से 2 आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 से 2, कहाँ से 1 से 2 आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 से 2, देखिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो जो आपकी ये ब्लैक लाइन है इसको ही केवल आपको एग्जाम में बनाना है, जो हम ब्लू लाइन बना रहे हैं इसको ही आपको केवल एग्जाम में बनाना है। तो यह 1 हो गया और 2, थोड़ा एरो भी बना लीजिए कि एक बार हम 1 से 2 गए हैं, फिर 2 से आप 1 आए हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका P1 है और यहाँ पर आपका P2 है। ओके, और यहाँ क्या है, जो सीधी लाइन है यहाँ V1 बराबर V2 है, क्योंकि आपका ये क्या है, यह आपका कांस्टेंट है। और जो लाल वाली लाइन है उसको आप लोग डॉटेड बनाइएगा, ध्यान रहे,
आप लोग इसको डॉटेड लाइन बनाइएगा। ओके, एग्जाम में ये आपका डॉटेड लाइन है, ध्यान रहे। ओके, डॉटेड लाइन है, हमने बना दिया गलती से, लेकिन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जब और प्रोसेस आएंगे सही बताया जाएगा। तो ये हो गया, इतना हो गया आपका पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में आपका क्या हो रहा है अभी आपको हम बताते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। और टीएस के लिए, टीएस के लिए क्या है, जब आपने हीट दिया था तो क्या हुआ था, टेम्परेचर में भी वृद्धि हुई थी। देखिए, मान लीजिए कोई .1 था, यहाँ पर बातों को सुनिए, .1 था और यहाँ पर प्रेशर आपका P1 था। जब आपने उस हीट मतलब गैस को आपने हीट दिया तो उसका प्रेशर बढ़ते 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 पॉइंट P2 तक आ गया, जिसे आपने .2 कर दिया, यानी उसका प्रेशर बढ़ा, एकदम बढ़ा। यानी .1 पे आपका गैस था, उसको आपने हीट दिया तो उसका प्रेशर बढ़ा और वह .1 से बढ़ते बढ़ते .2 तक पहुंच गया। ओके, और यहाँ V1 बराबर V2 है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट है। फिर उसी प्रकार Ts यानी टेम्परेचर और एंथैल्पी, जो Ts डायग्राम है उसको समझते हैं। देखिए, मान लिया यहाँ .1 है, यहाँ .1 है। देखिए, जितनी भी लाल लाइनें आपको दिख रही हैं उसको आप डॉटेड बनाइएगा। यहाँ पर हमने इसको इरेज नहीं किया, ऐसे ही बन गया, लेकिन अब आगे ऐसी नहीं गलती होगी, आप लोग इसको डॉटेड बनाइएगा। ओके, डॉटेड ही आप लोग इसको बनाइएगा, जो आपकी रेड लाइनें हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, प्रेशर बढ़ गया, वो तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बढ़ाना है क्या, टेम्परेचर। क्या बढ़ाना है आपको, टेम्परेचर। तो आप लोग कहेंगे कि हम इसको कर्व क्यों बनाएं, इसको भी तो हम सीधी लाइन बना सकते थे। तो जब सीधी लाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सीधी लाइन मान लीजिए ऐसे कर देंगे तो आपका यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगा, या जो यस है वह आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या है, यस जो है आपका वह कांस्टेंट हो जाएगा। तो यस तो आप एंथैल्पी नहीं, सॉरी एंट्रोपी है, यस यस आपका एंट्रोपी होता है ना, हाँ एंट्रोपी होता है टीएस डायग्राम। तो यस कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें यस तो कांस्टेंट करना नहीं है, हमको करना है क्या, वी को कांस्टेंट करना है। किसको करना है, वी को कांस्टेंट करना है। तो इसलिए यह कर्व बना है। और टीएस डायग्राम कर्व क्यों बनता है, ये सब हमने आपको बताया है, ये सब बताएंगे नहीं यहाँ पर, हम यहाँ पर अपना प्रोसेस देख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देख रहे हैं। ओके, देखिए, तो जब हम हीट या जो गैस है उसको जब हमने हीट दिया तो उसके प्रेशर में वृद्धि हो चुकी, और हमने आपको बताया था टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी। देखिए, तो .1 पे था, किस पे था, यह आपका .1 पे है, .1 है। तो ये देखिए, धीरे 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 इंक्रीज होते ही तो होते होते आ गया आपका .2 पर आ गया। किस पर आ गया, .2 पर आ गया। इसका भी एरो आप लोग बना लीजिए। यानी जब हमने इसको हीट दिया तो इसके टेम्परेचर में भी आपकी वृद्धि हुई। तो यह हो गया आपका T1 और यह हो गया आपका T2, सॉरी गलती हो गया, ऊपर T2 है और यहाँ T1 है, यानी T1 से बढ़कर यह T2 तक गया। और क्या है, और क्या है, देखिए, जब T1 था तो इसकी एंथैल्पी S1 थी, सॉरी बार बार एंथैल्पी बोल दे रहे हैं, यह एंथैल्पी नहीं है। ध्यान सुनिए, यह आपकी एंथैल्पी नहीं है, यह आपकी जस्ट जो है वह आपकी एंट्रोपी होती है। ओके, अगर मान लीजिए गलती से बोल दे रहे हैं तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, जब हमने हीट या जो हीट को हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, आपका टेम्परेचर जो है 1 से 2 तक गया। तो 1 पर इसकी जो एस यानी आपकी एंट्रोपी थी वह आपकी क्या थी, S1 थी। जो आपकी एंट्रोपी थी वह आपकी S1 थी। उसके बाद धीरे 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 जब हमने हीट देना स्टार्ट किया तो उसकी एंट्रोपी में भी कुछ न कुछ चेंज जरूर आएगा, इसकी एंट्रोपी में भी कुछ न कुछ चेंज आया। तो एंट्रोपी क्या हुआ, एंट्रोपी S1 थी, जब टेम्परेचर बढ़ा तो T2 पर गया तो एंट्रोपी में भी आपका परिवर्तन हुआ, यानी एंट्रोपी भी इसकी बढ़ गई, यानी S1 से एंट्रोपी आपकी कहाँ पहुँच गई, S2 पर पहुँच गई। तो ये डायग्राम आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको बनाइएगा। ओके, अब चलिए इसी के आधार पर हम इसका वर्क डन निकालेंगे, अन्य जो भी प्रोसेस हैं उन सबको हम इसी के आधार पर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 1 से 2 प्रोसेस में क्या हुआ, 1 से 2 प्रोसेस में आपका क्या हुआ, देखिए 1 से 2 ऐसे करिएगा, उसके बाद यहीं लिख दीजिएगा ओके प्रोसेस। तो 1 से 2 प्रोसेस में आपका क्या हुआ है, 1 से 2 प्रोसेस में आपका क्या हुआ है, हमने आपको अभी बताया था ना ऊपर। इसमें आपका क्या हुआ, इसमें जो है आपका हीट एडिशन हुआ, यानी आप लोग इसे लिखेंगे 1 से 2 प्रोसेस में आपका हुआ है आइसोकोरिक हीट एडिशन। हीट एडिशन, आखिर हमने हीट को तो ऐड किया है, तभी तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर
बढ़ा है, तो 1C2 प्रोसेस में आपका आइसोकोरिक हीट एडिशन हुआ है, या आपका इसे बोल सकते हैं आइसोकोरिक कंप्रेशन हुआ है। क्या हुआ है? आइसोकोरिक कंप्रेशन हुआ है। आप लोग कहेंगे कंप्रेशन कैसे हुआ 1 से 2 प्रोसेस में? 1 से 2 प्रोसेस में आपका आइसोकोरिक कंप्रेशन कैसे हुआ? जब आपका कोई गैस था, आपने उसको हीट दिया तो प्रेशर आपका बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, आखिर वो कंप्रेस होकर ही तो कुछ हुआ होगा, तो आपका आइसोकोरिक कंप्रेशन हो गया और उसमें आपका आइसोकोरिक हीट एडिशन हुआ था, तो 1 से 2 में हो गया। लेकिन जब आप लोग 2 से 1 आए हैं, 2 से 1 आए हैं तो क्या हुए? यानी आप लोग कुछ रिलीज किए हैं, 2 से 1 आप लोग रिलीज किए हैं, यानी हीट जो है 2 से 1 प्रोसेस में आपका क्या हुआ है? 2 से 1 प्रोसेस में आपने हीट को रिजेक्ट किया है। आखिर 1 से 2 गए हैं तो हीट को बढ़ाए थे, जब 2 से 1 आएंगे तो हीट तो रिजेक्ट होगी, तभी तो आप लोग 2 से 1 पे आएंगे। 2 से 1 तभी तो आएंगे जब हीट निकलेगी बाहर। अब 1 से 2 तक चले गए, हीट को बाहर निकाल ही ना, तो आप लोग आ ही नहीं पाएंगे रिटर्न। तो इसमें आपका हीट रिजेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? आपका हीट रिजेक्शन हुआ है 2 से 1 प्रोसेस में। और इसमें आपका क्या हुआ है? इसमें आपका आइसोकोरिक एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? आइसोकोरिक एक्सपेंशन हुआ है। थोड़ा हिंदी वर्ड कम यूज कीजिएगा, इंग्लिश वर्ड यूज कीजिएगा। तो 2 से 1 आपका आइसोकोरिक एक्सपेंशन हुआ है। कैसे हुआ है? 1 से 2 आपने हीट दिया था तो सब कंप्रेस था ना। जब 2 से 1 आए हैं आप लोग, तो हीट रिजेक्ट हुई है, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिला होगा। क्या मिला होगा? रिलीफ मिला होगा, यानी उसका एक्सपेंशन हो गया। तो ये सब समझ में आ गया। अब चलिए, अब आपका मेन काम स्टार्ट होता है। देखिए, अब आपका मेन काम जो था वह स्टार्ट हुआ। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, इनमें पी वी और टी में आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पी वी और टी में आपको सबसे पहले रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो आप लोग हेडिंग यहीं पर डाल देंगे रिलेशन। तो इसको हम समझाते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या करेंगे? रिलेशन, तो मान लीजिए इसका जो 1 पॉइंट है, इस पर इसका जो प्रेशर था वह P1 था। 2 पॉइंट पर इसका प्रेशर क्या था? P2 था। ओके, और यहाँ पर V1 बराबर आपका V2 है, आपको पता ही है। ओके, और यहाँ पर T2 और यहाँ T1 है। ये सब हमने आपको भी ऊपर डायग्राम में बताया था, और ये सब डॉटेड लाइन है। जो आपकी लाल लाल लाइनें बताए गए वो सब आपकी डॉटेड लाइनें हैं, ध्यान रहे। तो ये सब हैं आपकी। तो हमने आपको बायल लॉ पढ़ाया था, गै-लुसाक लॉ पढ़ाया था, अनेक प्रकार के रूल्स को हमने समझाया था आपको। तो वहीं पर हमने आपको ये भी बताया था कि जो गै-लुसाक लॉ होता है उसमें आपका क्या होता था? उसमें आपका आयतन जो होता है कांस्टेंट होता था। उसमें आपका आयतन कांस्टेंट होता था, यानी आप लोगों का जो फार्मूला बनकर आता था वो आता था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या आता था? P2 V2 अपॉन T2। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम जो हम बोले हैं उसको भी लिखना पड़ेगा, और जो लिख रहे हैं उसको भी लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम हॉल में, अपने कॉपी में ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होगा? V1 बराबर V2 है। V1 बराबर आपका V1 बराबर आपका V2 है। क्यों है? क्योंकि आपका कांस्टेंट था, और क्या, यानी V1 बराबर V2 है। तो इसको क्या करेंगे? जब V1 बराबर V2 है तो इसका यहाँ आके देखिए क्या इसको लिखेंगे, यानी आपका यह हो जाएगा P1 बाई T1 इज इक्वल टू होगा P2 बाई T2। ओके, या इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, या इससे ही आप लोग लिख सकते हैं, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। या इससे ही आप लोग लिख सकते हैं क्या? P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो रिलेशन इसमें हो जाएगा, रिलेशन आपका कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस में आपका हो जाएगा P1 बाई P2 बराबर T1 बाई T2, या P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ओके, तो ये हो गया रिलेशन। तो हमने जो भी ऊपर कथन बोला है उसको थोड़ा ध्यान से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए सेकंड आता है, आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन के बाद आप लोग इसका वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क डन, उसको भी निकालते हैं। वर्क डन, तो आप लोग इन सबको बार बार लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मिट जा रहा है, तो आप लोग एक बार बना लीजिएगा, उसी को समझते हुए चलिएगा। ओके, अब देखिए वर्क डन आपको निकालना है। तो गैसों के लिए हमने आपको बताया था वर्क डन जो होता है, गैसों के लिए जो हमने आपको वर्क डन बताया था, सेकंड हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा वर्क डन। उसके लिए हमने आपको बताया था डेल डब्ल्यू
इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, P इंटू वी आप लोग जिसे बोल सकते हैं। ओके, या ये जो आपका डेल है आप लोग इसे भी डील कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको बताएंगे क्या यूज इसका होने वाला है। अब इस समय में आप लोग बताया था गैस के लिए वर्क डन जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो ये हो गया आपका डी डब्ल्यू। अब क्या करना है, इसी का हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक ना, निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू टी वी। और प्रोसेस क्या है आपका, प्रोसेस आपका 1 से 2 जा रहे हैं हम लोग, 1 से 2 जा रहे हैं, तो 1 से 2 आपने पढ़ा होगा ना निश्चित समाकलन के बारे में, और यहाँ पर भी 1 से 2 ये तो है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा डब्लू, डब्लू आ जाएगा 1 से 2, क्या आएगा डब्लू 1 से 2, डब्लू आ गया 1 से 2 आ गया, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसका तो केवल P का होगा नहीं, तो P को बाहर कर लीजिए, P को बाहर कर लीजिए, V का होगा, dV का होगा तो V हो जाएगा, और प्रोसेस आपका 1 से 2 हो जाएगा, यही तो होगा। फिर यहाँ साइड में देखिए, यानी जो W 1 से 2 है वर्क डन जो 1 से 2 प्रोसेस में मिलेगा वो क्या मिलेगा, P इंटू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, और आपको ये भी पता है V1 बराबर V2 है, तो यह टोटल जो वैल्यू आई है आपकी, यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है तो आपकी 0 हो जाएगी, तो यानी वर्क डन जो मिलेगा W 1 से 2 यह आपका 0 मिल जाएगा, तो इसका वर्क डन जो मिलेगा आपका यह मिल गया 0। ओके, P इंटू जीरो करेंगे तो जीरो होगा। और हाँ, जब एग्जामिनर आते हैं तो वो सब पूछ भी लेते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो वहाँ पर जीरो होता है, पूछेंगे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ आपका बताना पड़ेगा कि वैल्यू जो है कांस्टेंट रहता है, इसलिए आपका वर्क डन वहाँ पर जीरो हो जाता है। तो इसमें दो रिलेशन आपको हमने बता दिया, दो रिलेशन यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब थर्ड रिलेशन आपको इसमें ये लिखना रहता है, देखिए थर्ड रिलेशन, थर्ड रिलेशन आपको निकालना है इसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है इसकी उसके बारे में, यानी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो उसको भी हम बताते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था जब हमने आपको पढ़ाया था, अभी पिछले चैप्टर में आपको हमने पढ़ा कर आया था कि गैसों पे अनेक प्रकार के जो रूल हैं उन सब के बारे में वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है पिछले ही वीडियो में, जो हीट स्पेसिफिक हीट आई थी उसमें। तो टी यू इज इक्वल टू वहाँ पर आपका निकला था एम सी वी डी टी, एम सी वी डी टी निकला था। यहाँ पर सी वी और सी पी के बारे में हमने आपको बताया था इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो वहाँ पर हमने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बताया था। ओके, तो डी यू बराबर एम सी वी डी टी हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग 1 से 2 प्रोसेस तक इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू 1 से 2 लिमिट लगा लीजिए, ओके, इक्वल टू एम का एम सी वी का होगा नहीं, बाहर कर लिया 1 से 2 प्रोसेस, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, अब यहाँ पर इसका हो जाएगा u 1 से 2 प्रोसेस के लिए, ये हो गया एम सी वी हो गया, और यह डी टी का t हो जाएगा 1 से 2, यही तो होगा t हो जाएगा और 1 से 2 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपको u से 1 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा एम सी वी, और कोष्टक में T2 माइनस T1, क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। और एक बात और, ये जो DU है जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये जो सभी प्रोसेस, यानी इसमें जो परिवर्तन हो रहा है यह सभी प्रोसेस के लिए समान होगा। ओके, लेकिन जो आपका समतापी प्रक्रम होगा यानी आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा उसमें आपकी इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। ध्यान सुनिए, सभी प्रोसेस के लिए आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है वह होता है एम सी वी डी टी, लेकिन जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा यानी जो समतापीय प्रक्रम होगा उसमें आपका जो U यानी डी यू मिलेगा वह आपका मिलेगा जीरो के बराबर। ध्यान से सुन लीजिए, यानी अगर आपको नहीं पता है एग्जाम में कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं तो आप लोग एक बात सुन लीजिए हमारी, कि अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस दिख रहा है तो डायरेक्ट जीरो कर देना है, उसके अलावा जितने भी प्रोसेस हैं उसको लिख देना है एम सी वी डी टी। ओके, एम क्या है सी वी क्या है सब आपको हमने पढ़ाया है, स्पेसिफिक हीट आप लोग उसमें देख लीजिएगा। हो गया, इतना हो गया। अब फोर्थ निकालते हैं,
फोर्थ रिलेशन आपका क्या बनेगा, फोर्थ रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा अपने एग्जाम में। क्या निकालना रहेगा, हीट ट्रांसफर, यानी जो प्रदत्त ऊष्मा आप लोग जिसे बोल सकते हैं, यानी डी क्यू। डी क्यू निकालना है। तो डी क्यू बराबर क्या होता है, डी क्यू बराबर आप लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ के अनुसार डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो इसमें क्या मिला है, इसमें डी क्यू जो आया है वह डी यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो आपका जीरो है। जब वर्क डन जीरो है तो इसमें डी क्यू क्या मिला, डी क्यू मिल गया एम सी वी डी टी। क्या मिल गया, एम सी वी डी टी मिल गया। ओके, समझ में आया। हीट ट्रांसफर इसमें आपका मिल गया एम सी वी डी टी, क्योंकि इसमें जो वर्क डन है वह आपका जीरो है। इतना मिल गया। अब आगे देखते हैं। तो हिट वाला भी आपको पता चल गया। एमसीवी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, एमसीवी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, उसे एमसीवी T2 माइनस T1 लिख सकते हैं dt को। ओके, इतना हो गया। तो अगला आपको निकालना रहता है एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी को आपको हमने बताया था एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर हमने आपको ये भी बताया था एंथैल्पी कहते किसे है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको ये सब हमने बताया है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन यानी चेंज, जब परिवर्तन मतलब क्या होगा, H2 माइनस H1। ओके, तो आप लोग सीधे लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू, हमने आपको जब इसका डेफिनेशन पढ़ाया था तो वहां पर बताया था DH इज इक्वल टू होता है DW प्लस होता था आपका DU होता था। ओके, DH इक्वल टू DW प्लस DU आपका होता था एंथैल्पी में परिवर्तन। या होता था H इक्वल टू होता था PV प्लस U होता था। क्या होता था, PV प्लस U। तो PV क्या था, PV आपका वर्क डन है गैसों के लिए, और U क्या है, इंटरनल एनर्जी है। U है आपका इंटरनल एनर्जी। तो यही तो है DU प्लस DW। तो DW, तो DW प्लस DU यही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए DW आपको क्या मिला था, DW बराबर आपका इसमें क्या होगा, हमने आपको बताया था जो DU है यानी जो इंटरनल एनर्जी है बराबर मिला था हमें mCV/dt। क्या हुआ, mCV/dt मिला। ओके, प्लस से अब हमें लिखना है DW। तो वर्क डन आपका होता है जीरो। क्या होता है, वर्क डन होता है आपका इसमें जीरो। लेकिन हमने आपको जो एंथैल्पी का क्या बताते हैं डेफिनेशन बताया था, उसमें बताया था PV। क्या बताया था, PV। तो PV इज इक्वल टू क्या होता था, PV इक्वल टू MRT होता था। क्या होता था, MRT होता था। तो MRT होता था, या उसे dt भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह आपका जो है du जो है यानी इंटीग्रेशन फॉर्म में है। यहाँ dw लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हम बता देते हैं, कुछ नहीं करना रहेगा, लास्ट में आपको वही मिला जुला कर लिख देना है। डेरिवेशन तो आपको एग्जाम में करना ही नहीं है। ओके, डेरिवेशन आपको एग्जाम में करना ही नहीं है, बस केवल लिखना ही है कि इसके एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा, एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। तो डी इक्वल सॉरी डी वाला हो गया, DW लिखना है तो DW MR DT, DT की जगह आप लोग सॉरी DT लिख दीजिए। TH इज इक्वल टू आपका हो गया mCV T2 माइनस T1, या जिसे आप लोग DT बोल सकते हैं, प्लस होगा आपका PV बराबर होगा MRT। MR इसको लिख लीजिए T2 माइनस T1। ओके, हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है, M को कॉमन कर लीजिए, M को यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, M T2 माइनस T1 को कॉमन कर लीजिए। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा CV प्लस आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, CV प्लस आर बच जाएगा। अब आर बराबर क्या जानते हैं आप लोग, आर बराबर आप लोग क्या जानते हैं, बताते हैं, आप लोग नहीं जानते हम जानते हैं ना। एम हो गया, यह हो गया T2 माइनस T1 हो गया, यहाँ हो गया CV प्लस आर बराबर आपको पता है, आर बराबर होता था जब हमने आपको C2 सॉरी CV और CP में रिलेशन बताया था, तो होता था CP माइनस CV। CP माइनस CV होता था, CV से CV कैंसिल हो गया, तो जो आपका एंथैल्पी में परिवर्तन मिला वह मिल गया mCp/dt। क्या मिल गया, mCp/dt। dt बराबर T2 माइनस T1। तो देखिए जो आपका प्रोसेस था अगला, उसमें डायरेक्ट लिख देना है
एनर्जी में सॉरी एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वह हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी टी। इसका डेरिवेशन नहीं करना है। और हाँ, ये ध्यान रहे आपको, जो एंथैल्पी होती है, जो आपकी एंथैल्पी होती है, वह सभी प्रोसेस के लिए समान होती है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें शून्य होता है। कोई भी प्रोसेस पूछे एग्जाम में, जो आपकी एंथैल्पी है और जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, सभी प्रोसेस के लिए समान होगी, लेकिन ये दोनों जो एंथैल्पी है और जो इंटरनल एनर्जी है, ये दोनों आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो होगा। बस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा इसको भी देखना पड़ेगा। ये सब आपके प्रोसेस में पूछे जाएंगे और 5 नंबर के आपके आते भी हैं। तो एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा इसको भी हम देखते हैं। आखिर एंट्रोपी में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर होगा। तो इसको देखिए, निकालने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा क्या, आपको पता है डी एस इज इक्वल टू होता था आपका डी क्यू बाई टी। डी एस इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए 1 से 2, लिमिट इसका लगाना है, आपको पता है 1 से 2 हम गए हैं, और 1 से 2 आपको करना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, यहाँ हो क्या एम सी वी डी टी। एम सी वी डी टी क्यों हुआ, क्योंकि डी क्यू का मान आपको एम सी वी डी टी मिला था और अपान में टी। इतना नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद और आगे हम बताते हैं। तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 डी एस इज इक्वल टू एम सी वी को बाहर कर लीजिए, उसका होगा ना इंटीग्रेशन 1 से 2 डी टी बाई टी। डी टी बाई टी का मतलब आपको पता है, तो यह हो जाएगा एम सी वी, यहाँ हो गया लॉग टी 1 से 2, लॉग टी 1 से 2 बराबर आपका मिल गया एम सी वी लॉग T2 / T1। यहाँ मिलता T2 - T1, तो m log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, तो log m/n यानी T2/T1। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी में परिवर्तन। तो देखिए आपके एग्जाम में जो है केवल इतना ही है, आपके सिलेबस में जो है केवल रिलेशन है, वर्क डन है, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन है, हीट ट्रांसफर क्या है और एंथैल्पी क्या है। तो हमने आपको यहाँ पर एंट्रोपी भी बता दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। इतना आपको सभी प्रोसेस में करना रहेगा। अगर आपको कहीं पर डाउट होगा तो हो सकता है अगली वीडियो में हम थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में।